नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सो पाकिस्तान बाज आ नहीं रहा है, बुरी तरह पिटा है और लगता है फिर मार खाने की तैयारी कर रहा है। अब हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें नेता प्रतिपक्ष के पद पर इस समय जो व्यक्ति विराजमान है, उसकी राजनीति की कितनी समझ है। और चलो मान लेते हैं कि समझ है भी, तो वो राजनीतिक स्कोर करने के लिए ये भी भूल बैठा है कि जो नेशनल इश्यूज होते हैं, जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, राष्ट्र की संप्रभुता और एकता अखंडता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर डर्टी पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। लेकिन उन्होंने चूंकि ये ठान रखी है और वो बार बार ये घोषणा भी करते रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी हुई थी उसको फाड़ दिया है, इसलिए वो फिर उसी तरह की हरकतों पर आमादा है। अभी भोपाल में कह दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन किया, नरेंद्र सरेंडर, और उनका इशारा समझ करके नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, सीज फायर कर दिया। अब मुझे पता नहीं कि ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री ही हैं या बस नाम के मंत्री हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं कि साहब हमने भारत के इतने जंगी जहाज गिरा दिए, जिनमें से 3 या 4 राफेल भी थे। और जब पूछा गया मीडिया के द्वारा तो कहा कि वो सोशल मीडिया में मैंने देखा था। तो ये ऐसे रक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि हमने जो कन्वेंशनल वार होती है उसमें तो भारत को हरा ही दिया है, अब हम जो ये वाटर वार चल रही है इसमें भी भारत को हराएंगे। अब वो कैसे हराएंगे, ये समझ से जरा बाहर की बात है। एक और खबर आ रही है कि चीन के जर्नल भागे भागे बीजिंग गए हैं और अब 5th जनरेशन के कुछ स्टील विमान खरीदने की तैयारी है। अब इतना पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं है, कहाँ से लाएगा, या आईएमएफ से जो कर्जा मिला है उसी को फूंक देगा और फिर वहां की जनता टापती रह जाएगी, ये अपने आप में एक बड़े सवाल है। और इतने विमान खरीद रहा है तो क्या उसके पास अब तक कोई विमान था ही नहीं? क्या सारे विमान नष्ट कर दिए भारत ने? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इससे अगर समय बचा तो हम एक और मुद्दे पे बात करेंगे। आसिफ मुनीर बकरीद पर सरहद पर पहुंचे हैं, वहां जवानों को संबोधित किया है। चलिए ठीक है, अब कर लीजिए, लेकिन फिर वही उकसाऊ और भड़काऊ बातें। इसके अलावा पन्नू, जो कनाडा और अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने ऐलान किया है कि जब G7 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो हम उनको अपनी ताकत दिखाएंगे। कैसे वो ताकत दिखाएंगे, कैसे उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, धीरेन्द्र पुंडीर जी दिल्ली से और बाबा रामदास जलंधर से। दोनों को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम सब। जय श्री राम। जय श्री राम। धीरेन्द्र जी, आपके पास आता हूं। सबसे पहले ये पाकिस्तान का पेट नहीं भरा है क्या जितनी पिटाई हुई है उससे, या ना सुधरने का जैसे उसने अहद उठा रखा है, संकल्प ले रखा है कि हम सुधरेंगे नहीं, बार बार पिटाई होगी पर हम नहीं सुधरेंगे? मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले एक चीज पर आपका ध्यान, चूंकि आपने कहा कि वो सुधरेगा या नहीं, इस तरह का
आपने आज तक कोई ऐसा शख्स देखा है या कोई ऐसी जीन्स देखी है जिसमें पीछे की तरफ घुटने मुड़ते हुए बनाए गया हो? जो घुटने बने ही आगे, जो आगे मुड़ने के लिए हैं, वो आदमी की बेसिक स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान की नींव को अगर आप गौर करेंगे तो वो नींव इसी तरह बनी है। उस नींव में जो भारत के खिलाफ नफरत है उसका डीएनए है। अगर वो छोड़ता है तो उसके बाद उसके पास होने के लिए कुछ नहीं रह जाता। अगर आप ये सोच लें कि पाकिस्तान में रहने वाले किसी मुस्लिम ने इस्लाम का त्याग कर दिया तो उसके लिए पूरे पाकिस्तान के होने का वजूद का खात्मा हो जाएगा। इसीलिए जो वो बार बार कहते हैं कि जब आसिम मुनीर जैसा शख्स ये कहता है कि हम लोगों का जो मुख्तलिफ है, हिंदुओं से जीने का सलीका हर तरह से हम अलग है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू है तो वो पाकिस्तान का जो अवधारणा है वो है ही नहीं। वो उसका अस्तित्व ही पाकिस्तान की अवधारणा पे सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही बाई पार्टीशन या दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर यकीन करता है। मैं थोड़ा सा इसलिए मैं हमेशा, मुझे जब आप बुलाते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ किताब का बड़ा डिस्कशन हो जाए तो कोई रेफरेंस, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ मुझे अच्छा लगा। ये एक जवाब दिया था जनरल जियाउल हक ने, जिसको जिम्मेदार ठहराया जाता है कि इस्लामाइजेशन हुआ। हालांकि ये एक झूठ बात है। इस्लामाइजेशन पाकिस्तान के डीएनए में था। ये पाकिस्तान में बहुत पहले तय हुआ था जब डिवीजन हुआ था कि आखिर वहां की फोर्स किस तरह होगी। लेकिन पाकिस्तान में स्टीफन जो कि जिसने स्टीफन जो अथर्स ऑफ ऑनर्ड मून के राइटर है, उसने एक इंटरव्यू लिया और वर्चुअली एज एन ऑनररी मुस्लिम करके उसने इनका जवाब दिया था। दो तो मैं आपको जियाउल हक का सिर्फ छोटा सा रिप्लाई बताऊंगा और वो बताएंगे क्यों नहीं सुधरता। द बेसिस ऑफ पाकिस्तान वाज इस्लाम। द बेसिस ऑफ पाकिस्तान वाज द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर ए सेपरेट कल्चर। इट वाज ऑन द टू नेशन थ्योरी दैट दिस पार्ट वाज कार्ड आउट द सब कॉन्टिनेंट एज पाकिस्तान। और ये पूरा लंबा है उसका जवाब, लेकिन जो लास्ट वर्ड है वही सुन लीजिए। इस्लाम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इज द फंडामेंटल फैक्टर। इट कम्स बिफोर व्हीट एंड राइस। आपने चूंकि जब आप पढ़ रहे थे अपना उसमें, तो आपने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर क्यों नहीं सोचता। तो ये वहां आइडियोलॉजी है। इट्स कम बिफोर द व्हीट एंड राइस एंड एवरीथिंग एल्स। आई कैन ग्रो मोर व्हीट, आई कैन इम्पोर्टेंट व्हीट, बट आई कैन नॉट इम्पोर्ट द करेक्ट मोरल वैल्यू। तो ये जो पाकिस्तान की दिक्कत है, पाकिस्तान की दिक्कत उसके जहनी दिमाग से है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी से है। वो निरंतर इस वक्त में लगा रहेगा। आप अगर उसको देखेंगे तो वो भारत के खिलाफ हर वक्त, आप ये सोचिए कि वो जनता, चलिए मान लीजिए हम ये मान लेते कि सिर्फ जनरल में हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत है, हम ये मान लेते कि उनकी लीडरशिप जो है वो भारत से नफरत करती है, और जो यहाँ हिंदुस्तान में एक मोमबत्ती गैंग हुआ करता था जिसमें मतलब कुलदीप नैयर जैसे लोग शामिल थे जो अमन की आशा लेके जाता था। ये कुलदीप नैयर वही है जो वहां से छोड़ के भागे थे। अगर इन लोगों के अंदर इतने अमन की आशा का जोश होता तो उनको अपने परिवार के साथ उसी पाकिस्तान में बसना चाहिए था, और उस अमन की आशा के दीप को, उसकी रोशनी को हिंदुस्तान तक भेजना चाहिए था। मैं एज ए पत्रकार कुलदीप नैयर का बड़ा रेस्पेक्ट करता हूं, और मैं अभी, मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में उनके जितनी जो डेप्थ है उसकी नॉलेज की। लेकिन हम लोग सिर्फ किसी को उसकी नॉलेज के आधार पर नहीं, राष्ट्र में इस बात के बहुत मायने नहीं होते। ये देखा जाता है कि कौन शख्स के किस कारनामे से नुकसान हो सकता है, फायदा होता है सोसाइटी को, ये सब देखा जाता है। वो शख्स लगातार जाके जो अमन की आशा या इस तरह के दीप जलाते थे, उनका कोई अर्थ इसलिए नहीं रह जाता कि हर बार पाकिस्तान की तरफ से आपको छुरा मिलता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ लीडरशिप इसमें मुलविस नहीं है। जिनको ये लगता है कि सिर्फ पाकिस्तानी फौज इसमें मुलविस है, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के बारे में उतना ही जानते हैं जैसा एक धरती पे बैठा हुआ एक कॉमन आदमी चांद के बारे में चरखा काटती हुई बुढ़िया को देखता है जब शाम को, तो उसी तरह वो पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान बेसिकली जब से बना है, उसके हर एक शख्स जिसने भी पाकिस्तान पर यकीन किया, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान को तबाह कैसे किया जाए, हिंदुस्तान को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग अचानक यकीन कैसे कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि आज की सोशल मीडिया की दुनिया में, जबकि भारत ने उन पर रोक लगाई हुई है, आपको याद होगा भारत ने ज्यादातर पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर रोक लगाई हुई है, लेकिन आपके देश के एक न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं, पूर्व जस्टिस काटजू साहब, वो तरीका भी बताते हैं कि कैसे आप उनको पार करके उनको देख सकते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान भी देख सकता होगा।
मैं ये कह रहा ये तो अलग बात है कि वो काटजू साहब क्या करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तमाम जनता सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें और दुनिया भर के जर्नलिस्टों की वॉइस सुन रही होगी, जो भले ही कुछ भी कहें, वो भारत का पक्ष ले ना लें, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार जिनका पूरी जिंदगी का एक फंडा ये रहता है कि वो इंडियन नेस के अगेंस्ट खड़े होते हैं पूरे तौर पर बायस्ड होके, उनको भी ये लिखना पड़ा कि कितना बड़ा नुकसान हिंदुस्तान ने उनकी फौज का पाकिस्तान की किया है। अगले 5 साल तक पाकिस्तान का जो एयर पावर है वो उसको रिगेन नहीं कर सकता, उस स्तर पर नहीं आएगा। इसके बावजूद भी अगर वो जनता यकीन नहीं कर रही है तो आपको लगता है वो इतनी मासूम और भोली है? दरअसल वो सीधे तौर पर एक नफरत से भरे हुए लोगों का झुंड है, जिनको जब तक कि एक वो शक्ति की लैंग्वेज समझते हैं, वो भाषा ही सिर्फ वो समझते हैं, क्योंकि उनके मानसिक हिस्से का जो जो हम लोग ब्रेन के हिस्से में बोलते हैं ना कि हाइंड ब्रेन, जी। फ्रंटल ब्रेन, तो उनके फ्रंटल ब्रेन को एक तरह से पूरी तरह से वो खत्म हो चुका होता है और वो सिर्फ शक्ति की भाषा समझता है। तो इसीलिए पाकिस्तान को लेके अगर आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान सुधरेगा इस तरह की छोटी मोटी कार्रवाइयों से, तो मतलब हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कई बार हम लोग जब सांप को हम लोग ये कह रहे हैं, मतलब मैं देश की एक बात ओंकार जी तमाम दर्शकों को ये पहले साफ हो कि मुझे देश की पूरी विदेश नीति में सरकार के अलावा मैं किसी पे यकीन नहीं करूंगा अपने देश के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो सरकार कह रही है उसके पास हमने चुना है, अगर हमको पता चलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे, वो उस पर हम सवाल करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि सरकार ने अपने सब लक्ष्य पूरे किए, उन्होंने कहा है, लेकिन सांप को घायल छोड़ा नहीं जाता, ये भी हम लोगों की सेइंग्स है, ये भी हम लोगों ने, चूंकि बाबा रामदास जी बैठे हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से ये भी सेइंग्स हमारे हमारे पूरी सनातन की परंपरा में आई हुई सेइंग्स है, यानी ये कहावत वहां से आई है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, और इसमें तो चूंकि उसका क्या गया, उसकी कुछ जाने गई, नुकसान किसी और का गया, माल किसी और का था, रणनीति किसी और की थी, उसको तो पैसे चाहिए थे, चाहे वो गधों के बदले मिल जाएं जो वहां निर्यात करके उनका मांस बेचा जाता है, या उन और लड़कियों के बदले मिल जाएं जिनको चाइना में भेजा जाता है, और या फिर इस बात के मिल जाएं कि सैनिकों की लाश पर अगर चाइना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो करता रहे। तो मुझे तो यही जी लगता है। बाबा जी, ये दो बयान आए हैं। एक आसिम मनीर बकरे ईद पर एलओसी पर गए और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि साहब हम कश्मीरियों का समर्थन करते रहेंगे, ये हमारे मूल में है। कश्मीर के मुद्दे ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। वहां की जनता का क्या हाल है, 10-10 किलो के कट्टे, आटे के कट्टे के लिए किस तरीके से मारामारी होती है, और महंगाई कहाँ गई है, बेरोजगारी कितनी है, बदहाली कितनी है, अलग अलग जो प्रांत हैं वहां पर झगड़े छिड़े हुए हैं, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। फिर कश्मीर का राग जाकर के अलापा। ख्वाजा आसिफ जो इनके कहने को रक्षा मंत्री हैं और जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि जैसे हमने ये युद्ध जीता है 4 दिन का, उसी तरीके से हम वाटर युद्ध भी जीतेंगे। इलाज क्या है आपकी दृष्टि में इनका? सर ये जो भी कुछ कह रहे हैं ना दोनों, ये इमरान खान साहब कहा करते थे आपने घबराना नहीं है ना, रियासत मदीना बनेगी, आपने घबराना नहीं है, थोड़ा सा आटे का बहरान अगर है तो उसको बर्दाश्त कर लीजिए। सर आपने कहा इस कौम का इलाज क्या है? सर देखिए, जब तक आप डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे इलाज नहीं कर सकते। शरीर में कैंसर है और अगर आप पेन किलर दे रहे हैं और झाड़ फूंक कर रहे हैं तो सर पहले कैंसर को डायग्नोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान के इस व्यवहार के मूल में क्या है? मूल में कश्मीर नहीं है सर, मूल में 2 नेशन थ्योरी नहीं है, मूल में आसमानी किताब का वो पूरा डॉक्ट्राइन है जो कि इनको ये बताता है कि तुम्हारे अलावा इस धरती पे किसी को रहने का हक ही नहीं है, और पूरी दुनिया में दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना है।
गजवाए हिंद करना है, जब तक ये डॉक्ट्राइन चलता रहेगा। और सर एक बात बताऊं, ये सिर्फ हम अगर इसे सिर्फ पाकिस्तान की समस्या मानते हैं तो हम फिर ये भूल कर रहे हैं। तो ये समस्या इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के हर उस व्यक्ति की है जो ये मानता है कि उनके अलावा और किसी को जीने का हक नहीं है या गजवाए हिंद होगा। तो सर ये सिर्फ पाकिस्तानी थोड़ी ना मानते हैं, हमारे यहाँ भी तो 25 करोड़ हैं जो ये मानते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजनीय नहीं है, और जो अल्लाह के अलावा किसी की पूजा करता है वो 6 इंच छोटनी है, उसको छोटा कर दो 6 इंच। तो सर जब तक ये सोच रहेगी आप इस समस्या को हल कैसे कर लेंगे, पहली बात तो। और सबसे बड़ी समस्या है कि हम भी वो माथे पे पट्टी रख के और बुखार उतार के ही इस समस्या का हल करना चाहते हैं। डायग्नोस पे हम भी नहीं जाते, हम भी नहीं जाना चाहते। दुनिया के किसी लीडर की हिम्मत नहीं है, और लीडर की तो छोड़ दीजिए, हमारे आपके जैसे लोगों की भी हिम्मत नहीं है कि हम उन शब्दों को यहां बोल सकें। मुझे मालूम है बड़ा बवाल हो जाएगा, मैं वो बवाल झेल चुका हूं अपने चैनल पे। तो सर बात यह है कि अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आपने कहा पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। सर इनके लिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कम्युनिस्ट कहते हैं धर्म एक अफीम है, इनके लिए पाकिस्तान एक अफीम है। धर्म के साथ साथ पाकिस्तान की अफीम चटाते रहो, दुनिया मस्त रहेगी उसी में। उनको उसको ये भूल जाएगी कि मेरे घर में आटा नहीं है, या मेरा बिजली का बिल जो है 55,000 रुपए आ गया है, तो वो कश्मीर की अफीम से चटाते रहेंगे। आपको लेटेस्ट पोजीशन बताऊं, अभी पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि J-35 जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर है उसको जल्दी से जल्दी बेड़े में शामिल किया जाए। तो वहां पे स्ट्रेटेजिस्ट ये बात कर रहे हैं कि यार एक बात बताओ, चलो बहुत अच्छा हवाई जहाज है उड़ने में, J-35 दुनिया का सबसे बेहतरीन हवाई जहाज है जब तक उड़ रहा है। अब खड़ा कहां करोगे, कभी तो उतरेगा, जब उतरेगा तो इंडिया की एक मिसाइल आएगी मार देगी। कहां खड़ा करोगे, उस इंडिया के उस मिसाइल जो कि उस हैंगर पे आके गिरेगी, उसको रोकने का क्या उपाय है? उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि एक काम करो, तुम J-35 खरीदो तो सही, उसके बाद इसको हैंगर में बचाना कैसे है इसका भी उपाय करेंगे। सर अभी भाई साहब धीरेन्द्र भाई ने कहा कि गधे बेच के फंड इकट्ठा पहले IMF से किया, IMF ने देने से मना कर दिया तो गधे बेचने शुरू कर दिए। जब अभी आखिर गधे भी कोई कितने बेच सकता है, तो बेटियां सर चाइनीज को ब्याहनी शुरू कर दी। तो अब तो गिलगित बाल्टिस्तान बेच देगा, कुछ और बेच देगा, बलूचिस्तान बेच देगा, आधा पाकिस्तान बेच देगा। और बेचना किसको है सर? आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान नहीं सुधर रहा, मैंने कहा पाकिस्तान में एक तो पाकिस्तान में कौन सा पाकिस्तान सुधरेगा? पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट सुधरेगी कि पाकिस्तान की आर्मी सुधरेगी कि पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी सुधरेंगे कि पाकिस्तान में हाफिज सईद और अजहर मसूद सुधरेंगे, ISI सुधरेगी? पाकिस्तान में भी तो 6 पाकिस्तान है, 1 या 2 को सुधार लेंगे आप, बाकी 4 को कौन सुधार लेगा? अच्छा, आपने कहा कि इतने लोग मर गए, इतना सब कुछ गया। सर दे आर द गिनी पिग्स। अगर 1,00,000-2,00,000 भी मर जाए तो चलो अच्छा है यार, 72 रोड के पास गए, यहाँ तो नरक भोग रहे थे, असली स्वर्ग तो वहां है, शराब की नदियां बह रही हैं। तो अच्छा, पाकिस्तान तो वो मुल्क है सर जो अपने जिंदा तो छोड़ दीजिए, मरे हुए लोगों की बॉडीज क्लेम नहीं करता। कहते यार मर गए, बोले कोई बात नहीं, बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर से बुलडोजर फेर के दफना दो, वही कब्रिस्तान बना दिया। सर कारगिल की बॉडीज आज तक नहीं एक्सेप्ट की। तो उनके लिए उनकी जो 25 करोड़ पॉपुलेशन है, दे आर गिनी पिग्स। उनका जन्म ही शहीद होकर ऊपर जाकर 72 हूर भोगने के लिए हुआ है। तो वो तो जो जिंदा है वो गलत कर रहा है सर। अगर आप जिंदा हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे हैं, तो आप ये इस्लाम के विपरीत कार्य कर रहे हैं। आपका जन्म बिजनेस करने के लिए और परिवार पालने के लिए नहीं हुआ है। तो जब ये डॉक्ट्रिन है, एक विचारधारा है, यही सब कुछ है, तो अगर उसमें 1,00,000-2,00,000 आदमी मर गए तो क्या फर्क पड़ता है सर? वो तो इस्लाम के सिपाही थे, निवृत्त हुए, अब जाके वहां जन्नत का मजा ले रहे हैं।
जब इसी सोच के साथ है तो कैसे सुधर जाएगा सर पाकिस्तान, आप बताइए। तो सर सबसे पहले पूरी दुनिया को मिलकर यह सोचना होगा कि जो इस आतंकवाद और इस सोच की जननी कहां है, धुरी कहां है, कहां से आ रही है यह सोच। जब तक वहां काम नहीं होगा, जब तक प्रोडक्शन लाइन चालू है, तो आप कैसे रोक लेंगे सर? नहीं रोक सकते जी। धीरेन्द्र जी, इस हिसाब से तो कभी इलाज होगा ही नहीं, क्योंकि इमरान खान ने स्वीकार किया था, बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया, यह ख्वाजा आसिफ ने भी माना कि साहब जब सोवियत संघ को निपटाना था यहाँ अफगानिस्तान में, तो अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर हमने ही तो जिहादी तैयार किए, हमारी मिलिट्री ने ही तो आतंकवादियों को तैयार किया, पाला पोसा। और अभी अगर हम देखें ताजा घटनाक्रम, तो इसके बावजूद कि इन तीनों के बयानों ने अमेरिका को निवस्त्र किया, उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर किया, इसके बावजूद अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि वो तो नूर खान एयरबेस पर कुछ सिंगवाने में लगा है आजकल। गुपचुप जो है हवाई जहाज भेजे जाते हैं, टीमें भेजी जाती हैं। उधर कराची में बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, 13-14 भूकंप तो कुछ ही दिनों में आ गए। कल रात फिर कराची हिल रहा था, ऐसी सूचना है। देखिए, एक चीज और भारतीयों को समझना होगा, जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिसको समझाना चाहते नहीं है, और खुद भी नहीं समझना चाहते, और वो अपने दर्शकों को, अपने समर्थकों को कहाँ ले जाना चाहते हैं वो अलग चीज होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि विदेश नीति एक ऐसी जगह होती है जहां किसी रिश्ते की, जहां किसी नैतिकता की, और जहां किसी वादे की कोई अहमियत नहीं हुआ करती। भारतीयों को ये चीज बहुत कम समझ में आती है, क्योंकि भारतीयों के जीवन में अगर हम लोग देखें, और मैं समझता हूं कि अगर हम लोग उसको आज से नहीं हजारों साल की, चूंकि एक तो कंटिन्यूटी है हम लोगों के विचारों में, दुनिया के किसी भी ये नहीं माना जा सकता कि किसी भी धर्म में इस तरह से, यानी आज से अगर हम लोग 7,000 साल की सभ्यता का इतिहास है, तो जब हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो जो सप्तपदी की क्रिया है, जो परंपरा है, उसी तरह से आज भी सप्तपदी होती है। यानी भगवान राम से लेके आपके बीच में जो निरंतरता है, वो आपकी वैचारिक निरंतरता भी है, वो सबको मॉरल आइडिया पे कसती है, वो परिवार के रिश्तों को भी। हालांकि अभी करप्शन चारों तरफ आपको दिखेगा, हत्या करते हुए लोग दिखेंगे, धोखा देते हुए लोग दिखेंगे, लेकिन जब भी आप उनके मॉरल ऑर्बिट को निकाल के देखने की कोशिश करेंगे, तो वो इस बात की कोशिश करता है कि सही का साथ देना। अगर उसका कोई नुकसान नहीं और फायदा नहीं है, तो आप देखेंगे वो नींद से जग के भी यही कहेगा कि सच बोलो, सही बोलो। तो हो क्या रहा है कि हम लोगों की नजर में विदेश नीति में मॉरलिटी, नैतिकता, और उसमें हमारा नुकसान भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं। अगर चाइना को अगर कुछ मिल सकता है हमको हटा के, तो चाइना को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो चाइना का जो दूसरा हिस्सा जो ताइवान बाद में बना, सन यासेन जो वहां से टूट के भागे, अगर हम लोग उसको देखें, तो वो तमाम चीजें भारत की उसी नैतिकता के प्रति आग्रही जो एक सनातन प्रवृत्ति है, उसका नुकसान है, जो भारत को लगातार उठाना पड़ता है। देखिए, अमेरिका ये जानता है, और वो बहुत ही बड़ा बिजनेस है। आप हम लोगों ने क्या किया, शुरू में एकदम शुरू कर दिया कि ट्रंप ये, और ट्रंप को बहुत बड़ा सबक भी हम सिखा देंगे। दरअसल हम लोगों के लिए इमोशनल होना या तमाम चीजें होना, ये सबसे पहली शर्त होती है। मैं आपके साथ शायद पहले भी बातचीत करते हुए कह चुका कि ये सबसे पहली शर्त होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि आप अपने हार्ट को निकाल के घर में ताले में रख के जाएं, और दिमाग जितना भी खोल सकते हैं उतना खोल के बाहर पहुंचे। जब आप टेबल पे से उठ के आए, तो अपना दिमाग, अगर आपको दिल लगाना है तो लगा ले, नहीं तो बिना लगाए भी अपने घर जा सकते हैं। ये सीधे तौर पर आप देखिए, जिस ट्रंप से हम लोग इमोशनल ये या तमाम चीजें कह रहे थे कि ट्रंप ने ये क्या किया, आप उस ट्रंप को देखिए, वो दुनिया का इस वक्त का सबसे ताकतवर आदमी है।
एलन मस्क के साथ उसका अगर रिश्ता टूटता है तो एलन मस्क की कंपनी को 3 लाख करोड़ रुपए का एक दिन में नुकसान हो सकता है। यानी वो शख्स $1 ट्रिलियन की कंपनी से नीचे आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो तमाम नेटो ने ये सहमति व्यक्त कर दी कि वो 5% अपना रक्षा बजट बढ़ाएंगे। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है कि जैसे हम देखें। अमेरिका को मालूम है, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज मैं चूंकि अभी बात हो रही थी, आपसे बात हुई उससे पहले मैं जो पढ़ रहा था उसमें सबसे इंटरेस्टिंग था कि वहां जब ये ब्रिटेन में बातचीत हो रही थी तो वहां एक बातचीत जब माउंट ब्रिटेन के जाने से पहले जब उनको ये बनाया जा रहा था यहाँ मतलब वायसराय बने और वापस भी गए जब तो वो जाने गवर्नर जनरल, तो वो जब वहां पहुंचे उनके साथ पीएम और वहां जो स्ट्रेटजिस्ट बैठे थे उन्होंने कहा कि भारत का जो लीनिंग है, भारत का जो रुख है पूरे उस आइडिया पे है जिसके साथ मुझे लगता है कि उनका ये कहना था कि हम उसको कभी भी अपने हिसाब से गवर्न नहीं कर पाएंगे। तो उस समय से है, ये आजादी के समय की बात हो रही है, आजादी मिली नहीं है, तब से आपके कैरेक्टर को उन्होंने वॉच किया हुआ है और फिर पाकिस्तान पैदा हुआ। पाकिस्तान एक अकेला राष्ट्र है जो अपनी ज्योग्राफी का इतना रेंट वसूल चुका कि वो जो है ओवर हीटेड रेंट है जो उसको दिया जा रहा है। अभी फिर वापस अचानक वर्ल्ड की स्थिति बदलती है। आज से 4 साल पहले कोई ये सोच नहीं रहा था कि दुनिया इतनी खतरनाक जगह है। लोगों ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं रहा और दुनिया एक आगे बढ़ गई। लेकिन आपने देखा कि अभी आपको ये लगता है कि कहीं ईरान पर अटैक ना हो जाए, कहीं आपको लगता है कि चाइना आगे मूव ना कर जाए ताइवान, और अमेरिका और उसकी माफ कीजिएगा यूक्रेन और रूस के वॉर को आप कतई भी उसमें कोई भी पानी ठंडा नहीं डाल पा रहे हैं। तो एक दुनिया इस तरह बदली। ऐसे में ईरान, चीन, भारत, इन तीनों जो न्यूक्लियर स्टेट हैं, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका न्यूक्लियर वॉर के हिसाब से समझा जा सकता है कि तीनों के पास न्यूक्लियर वॉर है और तीनों की बॉर्डर्स मिलते हैं, तीनों के बीच में वो है। तो अमेरिका को एक ऐसा से इस इलाके में चाहिए जो आंख बंद करके उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहे और वो जो कहे उसको पूरा कर दे, क्योंकि कल को ईरान पे अगर मूव करना है तो पाकिस्तान बहुत जरूरी चीज है। अगर चाइना के साथ कोई बेस चाहिए तो पाकिस्तान बहुत जरूरी चीज है। अगर भारत के साथ उसको अपने कुछ बिजनेस इंटरेस्ट के लिए प्रेशर डालना है तो भारत पाकिस्तान बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए ट्रंप के लिए, वरना तो आप ये सोचिए, ये बयान तो वहां खुद हिलेरी क्लिंटन दे गई थी कि यदि आप अपने कोर्ट यार्ड में स्नेक पालते हैं तो ये कैसे यकीन करेंगे कि वो आपको नहीं काटेंगे। आपको ये तो आप कह रहे हैं कि बयान है, ये तो इन्होंने माना, लेकिन आप ये सोचिए वो तो उठा के लेके गए वहां से दुनिया के सबसे बड़े आतंकी को, वहीं मार के वहीं से लेके आए हैं। एबटाबाद जो सेना से सिर्फ 300 मीटर दूर है, और एबटाबाद कोई ऐसा जगह नहीं है जो मतलब एक सेना की बहुत सारे कैंट बनते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे कैंट होंगे, लेकिन एबटाबाद ज्योग्राफिकली बहुत ही अहम जगह। तो वहां जो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, वहां से 300 मीटर दूर पर वो रह रहा है और पाकिस्तान को मालूम नहीं होगा। इसके अलावा आपके यहाँ से खालिद शेख को आप उठाते हैं, वहां से अबू जुबैदा को वहां से उठाते हैं, मैं कितने लाइन से आपको नाम गिनाऊंगा कि वो वहां से पाकिस्तान से ही मिलते हैं। यहाँ तक कि रमजी वहीं से, रमजी शहीद वहीं से, अभी तैमूर राणा और जो हेडली है, ये सब भारत के उसमें नहीं पकड़े गए। इनको अमेरिका ने इसलिए नहीं पकड़ा कि ये भारत के हैं, आज तक हेडली वो आपको दिया तो नहीं क्योंकि एक एजेंट था। दो जी दर्जन से ज्यादा जो वांछित आतंकवादी थे उनको तो अज्ञात गनमैन ने जो है वो निपटाया है। तो वहां तो आतंकवादियों की तो कोई कमी नहीं है। और अभी हमने उनके 9 ठिकाने ध्वस्त किए ही हैं, जिसमें जैश का, लश्कर का, हिजबुल का हेडक्वार्टर है मुरीद के और बहावलपुर और सियालकोट में। तो वो तो लगातार वहां पर आतंकवादी हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। चलिए अगले विषय पर निकलते हैं साहब। बाबा जी, ये कनाडा और अमेरिका की शह पर उछलने वाला पन्नू वो धमकी दे रहा है और धन्यवाद दे रहा है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कि आपने मोदी जी को G7 में जो है आमंत्रित कर लिया है, अब हम उनको अपनी ताकत दिखाएंगे। ये तो जब पिछले दिनों तमाम कार्रवाइयां चल रही थी और निज्जर के घटना के बाद भी ये तो कहीं बिल में जाकर के दुबक गया था।
ये फिर सामने आ गया है। और जब ये डीप स्टेट कमजोर पड़ा था, जॉर्ज सोरोस कमजोर पड़ा था, जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था, तो भी ये घबराया घबराया घूम रहा था। अब फिर ये इस तरह की बयानबाजी पर उतर आया है। वो आर्मी जो डॉग्स होते हैं ना, आर्मी डॉग्स, वो बड़े वेल ट्रेंड होते हैं और आर्मी में बकायदा एक डॉग्स की ट्रेनिंग की रेजिमेंट होती है। बीएसएफ के पास भी है सेम रेजिमेंट। तो सर इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कब भौंकना है और कितना भौंकना है, और जब बोलेंगे तभी भौंकना है। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि एक बार भौंकना है या 4 बार भौंकना है, और उसके बाद किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसके पीछे दौड़ना है, किसको रोक लेना है, किसको कुछ नहीं कहना है। तो सर पन्नू इज अ वेरी वेल ट्रेन्ड डॉग बाय CIA एंड द डीप स्टेट फोर्सेस। तो सर पन्नू भौंकता रहता है। एक बात बताऊं आपको, फैक्ट ये है कि पन्नू की खुद खालिस्तानियों में भी कोई स्टैंडिंग नहीं है। इवन जो आप आम जो सिख पॉपुलेशन है, सिख जनता, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो खालिस्तानी भी है ना, जो जो कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए खालिस्तानी है, उसके बीच में भी इस आदमी की कोई औकात नहीं। और ये जो कुछ, अगर मान लीजिए ये मेमोरेंडम 2020 करता है और उसमें अगर 2-4 हजार 5,000 लोग भाग ले भी लेते हैं, तो वो चूंकि जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं उनकी फंडिंग और उनके प्रयास से भी आते हैं वो 5 आदमी, उसमें पन्नू का कोई रोल नहीं है। और सर इनकी औकात यह है कि ये जितने खालिस्तानी हैं, इन्होंने एक एक गुरुद्वारा अपने अपने शहर में, अपने इलाके में कब्जा कर रखा है, और उसकी गुल्लक के पीछे ये कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं। इनकी रोजाना लड़ाई होती है और गुल्लक पे कब्जा कर लेते हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, चंदा कहां जाएगा। और सर इस खालिस्तान के नाम पे पन्नू की जबरदस्त फंडिंग, वहां की डायस्पोरा, आपको विश्वास नहीं होगा कि जो स्टूडेंट पढ़ने गए थे ना कनाडा में, जिन बेचारों के पास $20 नहीं होते थे हफ्ते में कि वो खाना खा सकें, उनसे भी ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप $20 हफ्ते का या महीने का चंदा दीजिए कॉज के लिए, इस खालिस्तानी कॉज के लिए। तो सर ये एक $2-2 इकट्ठा करके, अच्छा इसके बाद इसका पन्नू का एक इमिग्रेशन का एक वो है, वकालत है इसकी, कि जिन लोगों को असाइलम लेना होता है या जिन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है या डिपोर्ट करने की कार्रवाई चल रही है, उनके ये मुकदमे लड़ता है और बड़े मोटे पैसे के लड़ता है। और ये सिर्फ और सिर्फ सिख कम्युनिटी का दोहन कर रहा है और उसको एक बहाना मिला हुआ है खालिस्तान। सर ये इनकी दुकानदारी है और इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। अच्छा, पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं लेते। आप किसी भी पंजाबी से बात कर लीजिए, सिख से बात कर लीजिए, पन्नू बोला छोड़े यार हो तो। सर जैसे वो पाकिस्तान में एक लाल टोपी है ना, जैसे पाकिस्तान का वो लाल टोपी है, वैसे ये, हाँ ये कॉमेडियंस है सर, इनकी बात को कॉमेडी से ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है जी। धीरेन जी, आखिर में एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा। जब ये युद्ध शुरू होने वाला था, भारत अटैक करने वाला था, तब भी इस जोकर का एक बयान आया था कि साहब पंजाब में तो भारतीय टैंकों को सीमा की तरफ जाने ही नहीं दिया जाएगा, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब ये इतने मूर्ख लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि टैंकों को कब भेजा जाता है। अरे भाई, जब जमीन पर कब्जा करना होता है, जब वहां का पोजीशन लेना होता है, जब किसी इलाके पर पूरी तरीके से अपना जीते हुए इलाके पर प्रभुत्व करना पड़ता है, तो तब थल सेना और ये आपके टैंक और जो दूसरे साजो सामान है उनकी जरूरत पड़ती है। जो 4 दिन का ये युद्ध हुआ, 4 दिन में भी कुछ घंटे का, 6 और 7 तारीख की रात में 1.5-2 घंटे का, और 9 और 10 तारीख की रात में भी 2-2.5 घंटे का। इसमें तो हमारी मिसाइलों ने काम किया है, या सरहद के इस पार रहते हुए ही कुछ हमारे जंगी विमानों ने काम किया है। तो ये बड़बोलापन, इस तरह की एक तरीके की धमकी देने की कोशिश करना, और ऐसा एक आध बार नहीं,
ये हर गणतंत्र दिवस पर, हर स्वतंत्रता दिवस पर, 13 महीने के उस तथाकथित किसान आंदोलन के मौके पर, कई मौकों पर इस तरह की चीजें ये कर चुका है और ये बार बार फेल होता है और बार बार ये बिल में जाकर के घुस जाता है जब इसको खतरा दिखाई देता है। देखिए, बात तो ये है कि पन्नू या ये तमाम लोग जो है एक रैकेट का हिस्सा है। ये रैकेट जो है, ये सिर्फ ये नहीं है जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट या हुआ है। ये रैकेट बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा रैकेट है वो ये है कि यहाँ से जो माइग्रेशन करते हैं, जो लोग अवैध तौर पर पंजाब से निकलकर वहाँ रहना चाहते हैं, जिनको वेस्ट जो है उनके ड्रीम्स हैं, तो उनको अगर आप जानते हैं कि पूरे वेस्ट में अगर आप कनाडा से लेके तमाम जगह, अब न्यूजीलैंड और तमाम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत जबरदस्त तरीके से उधर जा रहे हैं। उनको दरअसल सबसे बड़ी, चूंकि जब मैं एक बार बात कर रहा था चूंकि इंटेलिजेंस में, और जब ये सब चल रहा था कनाडा वाला इशू, तो एक बहुत ही एक इंसाइट जो बताई थी, उन्होंने कहा था कि तो आपको लगता है सबसे बड़ा ये खतरा क्यों चल रहा है, ये न्यूसेंसेस क्यों क्रिएट होता है। तो हमको लगा कि वो लोग एक खालिस्तान मांगते हैं, वो सब मांगते हैं। उन्होंने कहा कि इसका कोई ग्राउंड पर कोई अर्थ नहीं है। ये अच्छे से जानते हैं कि 1 घंटे भी खालिस्तान वो अगर वहां उनको मिलता है तो टिकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान 59 मिनट में ही उनको खत्म कर देगा, भारत अगर छोड़ भी। तो ये इतने बेवकूफी के सवाल करने की जरूरत नहीं है। दरअसल जो लोग वहां 40 से 50 लाख हर आदमी खर्च करता है एवरेज, जब वो कनाडा या इस वेस्ट कंट्रीज में जाता है, वहां वो जाने के लिए जो सबसे पहला वो कोई भी बहाना से जाता है, जो वीजा हासिल करता है, चाहे स्टूडेंट वीजा हासिल करे या दूसरे तमाम घूमने के वीजा हासिल करे, ये करे, वहां जाने के बाद उसको टिकने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए, उसको वेस्ट की, जो वेस्ट दरअसल जिन मान्यताओं के साथ खड़ा हुआ था, वो उसी के लिए अब खतरा है। आप ये देखिए, वो सबसे पहला कोशिश करता है कि मेरे पास रिलीजियस परसिक्यूशन का एक बन सके बेस, यानी ये पता चल सके कि धार्मिक आधार पर वहां इनके साथ भेदभाव हो रहा है और इनकी जान को खतरा है, इनके समुदाय को खतरा है। तो पाकिस्तान, भारत में तो ऐसा कुछ है नहीं सकता, क्योंकि पंजाब की जो तरक्की है वो बाकी राज्यों के लगभग बराबर है। पहले तो बहुत आगे हुआ करती थी, अब वो नहीं है। तो वहां नशा और उस सब ने तबाह किया है, लेकिन वहां इस तरह की कोई चीज नहीं। आप देश के, अभी भी आज के वक्त में भी देश के जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो सिंह है, और इसके अलावा भी देश की हर एक जगह, तो वो बात जस्टिफाई नहीं हो सकती इस बातों से। तो लिहाजा पन्नू एंड कंपनी, ये लोग उनके पेड वर्कर हैं, किनके, जो इस अवैध जो वो उसको माइग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जो उन स्टूडेंट्स को यहाँ एफआईआर होती है, वो अपना एलिजेंस शो कर देते हैं उन गुरुद्वारों में और उन सब में कि हम लोगों के साथ वहां रिलीजियस हो, और ये एक बहुत बड़ी लॉबी है। तो लिहाजा ये जो आप रेजोनेंस सुनते हैं, जो आवाज सुनते हैं, उसको मालूम है इसका कुछ नहीं हो सकता। वो 50 बार रोज धमकी देता है, सुबह उठते ही उसका पहला काम यही होता है कि पानी पीना और भारत को कोसना। तो उसका कोई अर्थ इसलिए नहीं रह जाता सर बहुत गंभीर, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक नेट का हिस्सा हैं, और वो जरूरी है कि वो धमकी देते रहें ताकि उसके खिलाफ कुछ केस रजिस्टर्ड हो जाए। आपने देखा होगा अभी उसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल थे, अभी आप देख रहे होंगे कि क्रिमिनल्स जो हैं, अंतरा एनआईए जिन पे कार्रवाई कर रही है। अचानक आप ये सोच के देखिए कि क्रिमिनल्स का उनके साथ क्या रिलेशन हो सकता है, जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसके साथ इतने हार्डकोर क्रिमिनल्स का क्या रिश्ता हो सकता है। दरअसल ये सब पेड लोग हैं, जो हर एक आदमी वहां 60-70 लाख रुपया, आप ये सोच के देखिए, एक गांव से अगर 10 भी मिल गए तो 6 से 7 करोड़ रुपया एक गांव से, वहां एक फैमिली से 10 जा रहे हैं। तो इसीलिए ये सब पन्नू उसी का एजेंट है। और जो बाबा रामदास बोल रहे थे कि मिलिट्री का है, तो ये मिलिट्री से ज्यादा ये उनका डॉग है, जिनको सिखाया हुआ है, और वो तब तब बाऊ बाऊ करता है जब उसको पैसे की जरूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र पुंडीर जी और बाबा रामदास जी, आप दोनों जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद। धन्यवाद। जय श्री राम।